अब हम पढ़ेंगे इंटरफेरेंस इन ट्रांसमिटेड रेज, यानी कि ये वाला ऑप्शन पढ़ेंगे हम लोग। हम देखेंगे कि P1 पॉइंट से C पॉइंट तक, C1 पॉइंट तक आई, C1 पॉइंट से P2 गई, P2 पॉइंट से C2 आई और ट्रांसमिट हुई। एक बार तो C1 पॉइंट से ट्रांसमिट हुई, फिर वो वहां से अंदर रिफ्लेक्ट होकर के C2 से अगेन ट्रांसमिट हुई, यानी कि दो रेज हुई T1 और T2। हम क्या करेंगे, इन दोनों जो है इनका हम पाथ डिफरेंस निकालेंगे। पाथ डिफरेंस निकालने के लिए पहले हमें C2 से D पर हमने एक परपेंडिकुलर डाला, जो कि पहले भी हमने P2 से A पे डाला था। ये परपेंडिकुलर डाला हमने और यहाँ से डिसाइड हुआ कि B से T1 की डिस्टेंस और C2 से T2 की डिस्टेंस क्या है, बराबर है। यहाँ पे स्टैंडर्ड नहीं है पर हम मानते हैं वो दोनों बराबर है, यानी कि हम पाथ डिफरेंस बिटवीन C1 और T, पाथ डिफरेंस बिटवीन C1 एंड T1 एंड C2 T2, यानी कि इससे यहाँ की वेव और इससे इस रिफ्लेक्ट की वेव का पाथ डिफरेंस जो हमने रिफ्लेक्शन में भी निकाला था। यानी कि यहाँ पर हम निकालेंगे, हम देखेंगे कि P से C1, P1 से C1 पॉइंट तक आई और फिर C1 पॉइंट से B, यानी C1 पॉइंट से B गई और B से T1, यानी कि ये किसके लिए हो गई, ये हो गई C1 T1 रे के लिए हो गई। और यहाँ पर देखो P1 से C1 आई और C1 से ये P2 गई, C1 से ये P2 गई और P2 से ये C2 आई, P2 से ये C2 आई और C2 से ये T तक। यानी कि हमने कहा है कि जो B से T1 की जो डिस्टेंस है और C2 से T की डिस्टेंस क्या है, बराबर है। उसी पर हमने ये परपेंडिकुलर डाला है, यानी कि ये डिस्टेंस हो गई इसके बराबर। और T1 से C1 डिस्टेंस दोनों के लिए बराबर है, तो यानी कि इसमें पाथ डिफरेंस कितना हुआ, C1 से लेकर के C2 तक का, और इसमें कितना हुआ C1 से B। इन दोनों को इसमें घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा, इन दोनों का बीच का पाथ का डिफरेंस आ जाएगा। यानी कि जो पाथ डिफरेंस होगा वो क्या आएगा, ये जो वेव है ये वेव मीडियम में चल रही है, यानी कि म्यू इसका मीडियम हो गया। और कहाँ तक से, C1 से P2, यानी कि C1 से P2 और P2 से C2, यानी कि C1 से P2 प्लस P2 से C2, ये मीडियम में। और माइनस क्या करना है, ये वाला पार्ट डिफरेंस करना है, C1 से B वाला, C1 से B वाला, ये हमें पार्ट डिफरेंस माइनस करना है। अब सिमिलर प्रोसेस है कि हमें क्या निकालना है, हमें एक तो C1 P2 निकालना है और ये भी रिमेंबर रखना है कि C1 P2 बराबर है P2 C2, यानी कि C1 P2 है वो P2 और C2 के बराबर है। अब हमारा एम क्या है, एक तो हमें C1 P2 निकालना है, यानी कि हमें C1 P2 निकालना है। C1 P2 निकालने के लिए देखेंगे C1 से P2, यहाँ पर जो है वो P2 से एक परपेंडिकुलर डाला गया है इस नीचे वाले सरफेस के ऊपर, जो M पॉइंट पे आके मिलता है, यहाँ पर ये 90, यानी कि यहाँ पर एक ट्रायंगल मिल गया है C1 M और P2, ये जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि इन राइट एंगल ट्रायंगल C1 M P2। इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम निकालेंगे, फर्स्ट हम निकालेंगे कोस की आइडेंटिटी, यानी कि कोस, और यहाँ पर जो एंगल है वो कितना है, R है, यानी कि कोस R। कोस R में क्या होगा, जो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, जो यहाँ पर जो बेस है वो बेस क्या होगा, M और P2, ये आपका इस ट्राइंगल का बेस होगा, यानी कि ये होगा P2M, ये बेस होगा, और इसका जो हाइपोटेन्यूज होगा वो क्या होगा, P1 और C1, ये इसका 90 के इन्फ्रंट हो सामने वाला, तो यानी P1 और C1, और P2 जो M है वो T होगा, P2 जो M है, ये P2M है, इसकी जो लेंथ है वो T के बराबर है, यानी कि
ये P1 C1 को इधर ले आता हूँ, P1 C1 और P2M कितनी होगी T अपॉन कोस R। यानी ये हमें P1 C1 की वैल्यू मिल गई है, P1 और C1 की वैल्यू मिल गई है, सॉरी P2 और C2 है, P2 और C2 की वैल्यू मिल गई है। अब हमें क्या निकालना है, C1 और B। C1 और B कौन सा है, ये रहा C1 और B, ये वैल्यू निकालनी है। इस वैल्यू को निकालने के लिए हमें इस ट्राइंगल पे गौर करना होगा, यानी कि ट्राइंगल AC1 B और C2, इस राइट एंगल ट्राइंगल पे गौर करना होगा। और यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर ये जो है वो अगेन एक 90 बना रहा है और उसका जो रिमेनिंग है वो I है, तो बचा हुआ कोण कितना होगा 90 माइनस I होगा, यानी ये कितना होगा 90 माइनस I, यानी कि इन राइट एंगल ट्राइंगल C1 B C2, इस ट्राइंगल में हमें पता है कि ट्राइंगल में B जो है वो क्या है 90 डिग्री है, यानी एंगल B वो कितना है 90 डिग्री है। और ये जो C1 है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये 90 I माइनस 90 हो जाएगा, जो मैंने पहले डिस्क्राइब किया, यानी कि यहाँ पर C1 जो है वो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 90 माइनस I हो जाएगा। और जो रिमेनिंग है C1 वो हमें निकालना है। ट्राइंगल की जो एक आइडेंटिटी होती है, तीनों कोणों का योग है वो 180 के बराबर होता है, यानी कि एंगल C1 प्लस एंगल B प्लस एंगल C2 इक्वल टू 180। और C1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, यहाँ से 90 माइनस I प्लस B की कितनी है 90 प्लस C2 इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ से जो C2 की वैल्यू आएगी मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, C2 की वैल्यू है वो कितनी आएगी I आएगी, यानी कि ये जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, ये एंगल I हो जाएगा, ये जो एंगल है वो कितना हो जाएगा I हो जाएगा। अब ये एंगल निकालने के बाद हम इसके अंदर साइन की आइडेंटिटी लगाएंगे, यानी कि साइन की आइडेंटिटी में क्या होगा, इस ट्राइंगल में राइट एंगल ट्राइंगल में साइन की आइडेंटिटी से क्या होगा, ऊपर आएगा आपके जो लंब होगा और नीचे आएगा आपका कर्व। कर्व तो क्या होता है सामने वाला C1 C2 हो जाएगा, यानी कि ये तो हो जाएगा C1 और C2। और आपका जो परपेंडिकुलर होगा, जो लंब होगा वो ये हो, लंब होगा वो क्या होगा आपका, ये हो जाएगा BC1, यानी कि C1 B हो जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज मिलेगी हमें, C1 B बराबर C1 C2 और साइन I मिलेगा। C1 और C2 जो है इसको हम लिख सकते हैं C1M प्लस M C2, ये हम प्रीवियसली जैसे हमने वहां पे n के लिए लिखा था इसी प्रकार हम यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि C1 B इक्वल टू ये होगा C1M प्लस M C2 और साइन I। और हमें ये रिमेम्बर रखना है कि C1M है वो बराबर है M C2 के, यानी C1M बराबर है M C2 के। अब हमें इसको सॉल्व करने के लिए हमें C1M निकालना पड़ेगा, यानी कि C1M हमें निकालना पड़ेगा। C1M को निकालने के लिए हमें पहले गौर करना पड़ेगा C1M और P2 इस ट्राइंगल के ऊपर, यानी कि हम गौर करेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल C1M और P2, इस ट्राइंगल में हम tan की आइडेंटिटी निकालेंगे, यानी कि tan R। ये C1M के ऊपर रखेंगे और बेस जो है वो M P2। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हमें C1M निकालना है, इसलिए C1M इक्वल टू MP2। MP2 जो है वो इसकी विड्थ T के बराबर है, यानी कि वो हो जाएगा T और tan R। और C1M और MC2 जो दोनों क्या है बराबर है, यानी कि C1M बराबर C2M दोनों बराबर है।
तो इसकी वैल्यू को मैं यहाँ पुट करता हूँ, यानी कि C1 B है वो क्या होगा T tan R प्लस T tan R और साइन I, और यहाँ पर जो कंक्लूजन आएगा वो क्या आएगा C1B बराबर 2T tan R साइन I, सॉरी साइन I। अब हमें C1B भी मिल गया और हमें यहाँ से P2 C1 भी मिल गया। इन दोनों को वैल्यूज को हम यहाँ पुट करते हैं, तो पार्ट डिफरेंस क्या आएगा, पार्ट डिफरेंस आएगा म्यू, और यहाँ से C1 P2 जो है और P2 C2 से डायरेक्ट दोनों के 2 हो जाएगा, यानी कि ये T अपॉन cos R प्लस T अपॉन cos R माइनस C1 B जो है ऊपर से आया 2T tan R साइन I। अब जो है वो यहाँ पर डिफरेंशियल 2 हो जाएगा 2 म्यू T अपॉन cos R, और यहाँ पर माइनस 2T और यहाँ पे साइन R साइन I अपॉन cos R। मैंने टेन को ओपन कर दिया साइन और cos के आइडेंटिटी में, और यहाँ से मैंने 2 म्यू T अपॉन cos R कॉमन ले लिया, यानी कि पार्ट डिफरेंस इक्वल टू 2 म्यू T अपॉन cos R को मैंने कॉमन लिया 1 माइनस यहाँ 2T कॉमन आ जाएगा, म्यू नीचे आ जाएगा और यहाँ पर बचेगा साइन R साइन I अपॉन म्यू, और म्यू को हम स्नेल लॉ से क्या लिख सकते हैं, म्यू को हम स्नेल लॉ से साइन I अपॉन साइन R लिख सकते हैं। इस वैल्यू को वहां पर पुट करने पर जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा डेल्टा 2 म्यू T अपॉन cos R और 1 माइनस साइन R साइन I अपॉन साइन I और साइन R। ये मैंने यहाँ पर वैल्यू को पुट कर दिया है। इसका जो फाइनल आउटकम जो आएगा वो आएगा 2 म्यू T अपॉन cos R, और यहाँ पर साइन I से साइन I कैंसिल, साइन I ऊपर आएगा तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर R, और यहाँ पे डेल्टा है वो आ जाएगा 2 म्यू T cos R, और ये cos स्क्वायर R, यहाँ से cos कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा 2 म्यू T cos R। ये हमारा पार्ट डिफरेंस आएगा, और यहाँ पर कोई फेज शिफ्ट नहीं होगा पिछली बार की तरह, यहाँ पर कोई फेज शिफ्ट नहीं होगा पिछली बार की तरह, क्योंकि यहाँ पर जो है वो डेंसर मीडियम में है, किस मीडियम में है, डेंसर टू रेयर मीडियम में चल रही है, इसलिए। अब हम देखते हैं इनकी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव कंडीशन से देखते हैं, यानी नंबर 1 पर है कंस्ट्रक्टिव के लिए जो है तो सिंपली पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए, n लैम्डा होना चाहिए, यानी कि वो इसके बराबर होना चाहिए, यानी कि 2 म्यू T cos R बराबर n लैम्डा, और n इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो। दूसरी है डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन। डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन में हम देखेंगे कि ये पार्ट डिफरेंस किसके बराबर होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो पार्ट डिफरेंस होना चाहिए वो होना चाहिए 2n प्लस माइनस 1 लैम्बडा बाई 2। तो यहाँ पे पार्ट डिफरेंस कितना है, 2 म्यू T cos R बराबर 2n प्लस माइनस 1
एन लैम्डा बाई 2, ये डेस्ट्रिक्ट की कंडीशन है। अब अगर हम थोड़ा कंपैरिजन करें अगर हमारे ट्रांसमिटेड वाले इंटरफेरेंस में और रिफ्लेक्टिव वाले इंटरफेरेंस में करें तो हम देखेंगे कि यहाँ पर ट्रांसमिटेड में जो कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन आ रही है वही कंडीशन रिफ्रैक्टिव में डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन आ रही है। यानी कि आप आइडेंटिटी कर मैच करोगे क्या तो दोनों क्रॉस मैच होंगे। यानी कि ये वाली डिस्ट्रक्टिव कंडीशन वहां पर कंस्ट्रक्टिव की आ रही है। यानी कि रिफ्रैक्टिव में जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन रहा है उसी टाइम ट्रांसमिटेड में क्या बन रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन रहा है। यानी कि दोनों में से एक तरफ इंटरफेरेंस बन रहा है, उधर इंटरफेरेंस बन रहा है अगर किसी नंबर ऑफ एज पर तो उस पर इधर नहीं बन रहा है। इस फिनोमेना को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फिनोमेना बोलते हैं। यानी कि वो एक दूसरे पर कॉम्प्लीमेंट। रिफ्लेक्टिव वेव इंटरफेरेंस और ट्रांसमिटिंग वेव इंटरफेरेंस के बाद में हम पढ़ेंगे इंटरफेरेंस इन इन्फिनिटली थिन फिल्म। यानी कि हमने जो थिन फिल्म जो बनाई थी उसमें हमने उसकी जो चौड़ाई रखी थी वो एक टी रखी थी, और इससे जो हमने रिफ्लेक्टिव और ट्रांसमिटिव के लिए जो रिलेशन निकाले थे उसमें जो पाथ डिफरेंस जो था वो होगा 2 म्यू टी कोस आर प्लस लैम्बडा बाई 2 फॉर रिफ्लेक्टेड के लिए, रिफ्लेक्टेड के लिए होगा। और पाथ डिफरेंस 2 म्यू टी कोस आर ये होगा ट्रांसमिटेड के लिए। ये हमने पहले पढ़ा है। अब हम जो है ये थिन जो फिल्म है इसमें टी अगर हम बहुत ही कम कर दें, बहुत ही छोटा कर दें इनकी, तो ये क्या बन जाएगी, इन्फिनिटली थिन फिल्म बन जाएगी। यानी कि इसमें 2 कांस्टेंट है, म्यू भी कांस्टेंट है, टी जो है वो थिकनेस जो हम वेरी कर सकते हैं, और कोस आर यानी कि जो रिफ्रैक्शन हो रहा है उसका जो कोण है वो भी टी के साथ वेरी होगा। तो यानी कि हम जो पहली शर्त रखते हैं वो रखते हैं लैम्बडा ग्रेटर देन टी। यानी कि जो आने वाली किरण की वेवलेंथ है वो काफी ज्यादा बड़ी होनी चाहिए उस फिल्म की थिकनेस टी से। यानी कि यहाँ पर टी को बहुत ही छोटा लिया गया है जो क्या बनेगी, इन्फिनिटली थिन फिल्म। इस कंडीशन में हम इन दोनों वेव के पाथ डिफरेंस को देखेंगे। नंबर 1 देखते हैं हम लोग कि 2 म्यू टी कोस आर प्लस लैम्बडा बाई 2 जो पाथ डिफरेंस है रिफ्लेक्टेड रे का, यहाँ पर लैम्बडा बहुत बड़ा होगा और टी बहुत छोटा होने के कारण ये जो टर्म है वो बहुत ही छोटा हो जाएगा। यानी कि टी की वैल्यू जितनी कम होगी टी इसके गुणा में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत ही छोटी हो जाएगी। यानी कि 2 म्यू टी कोस आर नियर टू 0, यानी कि बहुत ही छोटी, यानी कि 0 के नियर हो जाएगी। तो इस कंडीशन में जो पाथ डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, पाथ डिफरेंस हो जाएगा लैम्बडा इक्वल टू पाथ डिफरेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड के लिए, ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड के लिए। और यहां पर क्या होगा, 2 म्यू टी कोस आर है, यहां पर कोई एडिशनल लैम्बडा बाई 2 का फेज डिफरेंस नहीं आया था ट्रांसमिटेड में, तो ये टर्म किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। यानी कि पाथ डिफरेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 0 के बराबर। वो किसके लिए होगा, ट्रांसमिटेड के लिए, ये हो जाएगा ट्रांसमिटेड के लिए। यानी कि अब हम इंटरफेरेंस की कंडीशन निकालेंगे कि इन्फिनिटली थिन फिल्म में इंटरफेरेंस की क्या कंडीशन होती है। तो इंटरफेरेंस में कंस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, n लैम्बडा, और n क्या होता है 0 1 2 एंड कंटिन्यू। यानी कि
जो लैम्बडा है वो या तो क्या होना चाहिए 0 या होना चाहिए लैम्बडा या होना चाहिए 2 लैम्बडा या होना चाहिए 3 लैम्बडा एंड सो ऑन। यहां पर हम देख रहे हैं कि ये जो पाथ डिफरेंस है वो कंस्ट्रक्टिव के लिए जो सेटिस्फाई कर रहा है हमारे ट्रांसमिटेड वाली कंडीशन से, जो हमारे लैम्बडा इक्वल टू 0 यानी कि ट्रांसमिटेड जो रे हो रही है थिन फिल्म में उसका पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है 0, जो कि कंस्ट्रक्टिव में सेटिस्फाई कर रहा है। और डिस्ट्रक्टिव में डिस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस होना चाहिए n प्लस 1/2 एंड लैम्बडा, ये होना चाहिए। इस कंडीशन में या n है वो 0 1 2 एंड सो ऑन। यहाँ पर जो n इक्वल टू 0 के लिए क्या कंडीशन आएगी, लैम्बडा बाई 2 पाथ डिफरेंस आना चाहिए या 3 लैम्बडा बाई 2 आना चाहिए या 5 लैम्बडा बाई 2 आना चाहिए। हम देखेंगे कि रिफ्लेक्टेड रे की जो पाथ डिफरेंस वो कितना आ रहा है, लैम्बडा बाई 2 आ रहा है इस शर्त के ऊपर, जो कि किसी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के पाथ डिफरेंस से मैच खाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे कंक्लूजन निकलता है कि इनफिनिटली थिन फिल्म में रिफ्लेक्टेड जो रे होती है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाती है और ट्रांसमिटेड वेव है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाती है। मींस रिफ्लेक्टेड रे शो dark films and transmitted show white fringe, show है white fringe। हम ये देखेंगे कंस्ट्रक्टिव में इंटेंसिटी इस पाथ डिफरेंस पे क्या होती है, मैक्सिमम होती है और इस पे मिनिमम, यानी कि रिफ्लेक्टेड में मिनिमम इंटेंसिटी आ रही है जो कि डिस्ट्रक्टिव की ओर इंडिकेट करती है और ट्रांसमिटेड में पाथ डिफरेंस 0 होने पर कंस्ट्रक्टिव में मैक्सिमम इंटेंसिटी आ रही है। नेक्स्ट है हमने थिन फिल्म पढ़ लिया, हम अब पढ़ेंगे इंटरफेरेंस इन थिक फिल्म, यानी कि ये जो टी जो हमने इस कंडीशन में बहुत ही छोटा कर दिया था, हम इसका रिवर्स कंडीशन करेंगे, यानी कि इंटरफेरेंस इन थिक फिल्म। इंटरफेरेंस इन थिक फिल्म। कई बार एक ही क्वेश्चन भी जनरली पूछा जाता है कि थिन फिल्म में इंटरफेरेंस पैटर्न में कलर्स नजर आते हैं, इंटरफेरेंस पैटर्न नजर आता है, लेकिन थिक फिल्म में इंटरफेरेंस नजर नहीं आता। ये क्वेश्चन कई बार जनरली पूछा जाता है। इसका रीजन हम देंगे। थिक फिल्म कब बनेगी, थिक फिल्म तब बनेगी जब ये जो टी है वो काफी बड़ी हो, यानी कि उस फिल्म की चौड़ाई ज्यादा हो और उसकी जो वेवलेंथ है वो क्या होनी चाहिए, आने वाली किरण की वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, यानी कि उसकी जो कंडीशन क्या होनी चाहिए कि लैम्बडा बहुत छोटा होना चाहिए टी से, यानी कि टी बहुत है, थिकनेस उसकी क्या होनी चाहिए, बहुत ही ज्यादा होनी चाहिए। अगर उसकी थिकनेस ज्यादा होगी, अगर यानी कि उसकी थिकनेस अगर ज्यादा होगी तो यहाँ देखिए ये वाला टर्म है वो इस टर्म पे डोमिनेंट हो जाएगा, यानी कि इस टर्म से बहुत बड़ा हो जाएगा, तो ये वाला टर्म नेगलेक्ट हो जाएगा। तो पाथ डिफरेंस जो आएगा वो आएगा 2 म्यू टी कोस आर, ये आएगा रिफ्लेक्टेड के लिए। और सिमिलरली यहाँ पर कोई लैम्बडा का टर्म नहीं है तो ये पाथ डिफरेंस हूबहू रहेगा, यानी कि ट्रांसमिटेड के लिए जो पाथ डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, कोस आर, ये आएगा ट्रांसमिटेड के लिए आएगा। हम देख रहे हैं दोनों के लिए पाथ डिफरेंस सेम आ रहा है यहाँ पर। अगली कंडीशन ये है कि जब भी हम वहां पर किसी व्हाइट लाइट का यूज करते हैं, किसी भी लाइट का यूज करते हैं, वो टोटली मोनोक्रोमेटिक नहीं होती। मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है एक सिंगल वेवलेंथ वाली। यहाँ जो लाइट आती है वो सिंगल वेवलेंथ की नहीं आती है। मान लिया कोई विजिबल लाइट आ रही है
अगर विजिबल लाइट अगर मैं कहूं, अगर विजिबल लाइट का जो होता है वो 400 एंगस्ट्रॉम टू 800 एंगस्ट्रॉम की रेंज की लाइट आती है। तो यानी इतनी वेवलेंथ से इतनी वेवलेंथ तक वो आती है। और हम लोग नोटिस करते हैं कि इतनी वेवलेंथ में यानी कि कोई सिंगल वेवलेंथ नहीं है, और यानी इतनी जो वेवलेंथ है वो आएंगी और इस पॉइंट पर आने के बाद वो इंटरफेरेंस पैटर्न बनाएगी। इस पाथ डिफरेंस पर दो कंडीशन हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। तो इनमें से कुछ वेव यानी कि कुछ वेव का जो पैकेट है या कुछ वेव की जो रेंज है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाएगी, और कुछ वेव है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाएगी। यानी कि अगर वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाती है, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाती है तो पार्ट डिफरेंस क्या होगा इसका, 2 म्यू टी कोस आर बराबर 2n प्लस 1 एन लेमडा। ये पाथ डिफरेंस किसके लिए होगा, कंस्ट्रक्टिव के लिए होगा रिफ्लेक्टेड में, और वही जो होगा वो डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव के लिए होगा 2 म्यू टी कोस आर बराबर एन लैम्डा। यानी कि यहां पर हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार एन की वैल्यू बढ़ेगी उस प्रकार लैम्डा की वैल्यू भी बढ़ेगी। यानी कि ये जो इतनी सारी जो लैम्डा आ रही है, इनमें सिंगल नहीं बहुत सारे लैम्डा जो आ रही है, तरंग दैर्घ्य आ रही है, उनमें से कुछ तरंग दैर्घ्य कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाएंगी और रेस्पेक्टिवली कुछ तरंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाएंगी, और दोनों की दोनों जो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव बना करके किसी एक सेम पॉइंट पर आएंगी। यानी कि वो कहां आएंगी, वही कि सेम पॉइंट पर आएंगी, वो किसी एक सेम पॉइंट पर आकर के वहां पर मिलेंगी। तो वहां पर कंस्ट्रक्टिव की वजह से तो ब्राइट नजर आना चाहिए और डिस्ट्रक्टिव की वजह से डार्क नजर आना चाहिए, लेकिन होता क्या है कि इन दोनों कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का किसी सेम पॉइंट पर बनने के कारण डार्क फ्रिंज नजर नहीं आती है, केवल एक वाइट इल्यूमिनेस नजर आती है, एक चमक नजर आती है, हमें कोई पर्टिकुलरली वाइट एंड ब्लैक या कलरफुल इंटरफेरेंस पैटर्न नजर नहीं आता है। तो यही एक रीजन है कि थिन फिल्म में तो इंटरफेरेंस पैटर्न नजर आता है, लेकिन थिक फिल्म में इंटरफेरेंस पैटर्न नजर नहीं आता है, वो केवल एक ही वाइट चमक नजर आती है, उसमें जिस प्रकार ब्लैक और व्हाइट दिखनी चाहिए वैसी नहीं दिखती है।